अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। जिसका था इंतज़ार हो गया वो, और वो घड़ी भी आन पहुंची। टीम अनाउंस हो गई है। 17 रुकनी स्क्वाड है, 3 ट्रेवल रिजर्व्स हैं। अबरार भी ट्रेवल रिजर्व में है, हारिस भी ट्रेवल रिजर्व में है और जमान भी ट्रेवल रिजर्व में। टीम में एक प्लेयर आया है और वो नसीम शाह की जगह आया, और वो कोई नया प्लेयर नहीं है। सबको पता लग ही गया कि हसन अली वापस आए हैं। क्या हो रहा है कि घूम फिर के हम लोग उन्हीं प्लेयर्स पर वापस आ जाते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होते। हसन अली की परफॉर्मेंसेज, डोमेस्टिक भी कोई लंबा चौड़ा नहीं खेला हुआ, बाहर ही खेल रहे हैं सारे। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, किस हद तक स्क्वाड हमारी टीम और उसकी जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसकी पोजीशन को जस्टिफाई करता है। हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आइंदा हफ्ते टीम चली जाएगी। दूसरी तरफ टीम्स की तैयारियां चल रही हैं, इंडिया खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, सारी टीम्स खेल रही हैं, सिवाय हमारे पास कोई मैचेस नहीं है। हमने अफगानिस्तान के साथ खेल लिया, एशिया कप खेला, एशिया कप में जो परफॉर्मेंस रही उस परफॉर्मेंस के बाद बहुत ज़्यादा टीम तनकीद की जद में आ गई। लेकिन बाबर आजम मुस्तैद रहे और खड़े रहे अपनी जगह पर। वाइस कैप्टन भी नहीं हिले, शादाब खान वाइस कैप्टन रहे, और ख़बरें यही थी कि शायद शादाब खान रिप्लेस हो जाए बतौर वाइस कप्तान और शाहीन आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। झूठी खबरें भी आती रहीं, कभी शाहीन की बाबर से लड़ाई, कभी कुछ। ये झूठी खबरें भी हमने एक्सपोज की और बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, सारी टीम एक तरफ मुत्तहद है, कोई ऐसा मसला नहीं है, और ये झूठी खबरें नॉर्मल बातें थी। अब मामलात क्या है? अब मामलात ये हैं कि टीम अनाउंस है, वर्ल्ड कप के लिए जाना है, जो टीम हमारे सामने है उस पर करेंगे बात। बदियुज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ कामरान मुजफ्फर साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन शुएब जट ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जनाब अली तमाम हजरात का। शुरू करते हैं जी। बदी भाई, टीम अनाउंस हो गई, 15 रुकनी स्क्वाड, और आपके सामने ही है 17 हैं वैसे तो खैर, लेकिन जो 3 ट्रेवल रिजर्व्स हैं उनके बारे में भी ज़रा बात कर लें। जमान ने लास्ट मैच भी खेला है, उसको कैप भी मिल गई है वनडे की। असान भाई देखिए जो टीम अगर आपने यही टीम अनाउंस करनी थी तो मुझे समझ नहीं आया कि एक हफ्ता आप किस चीज़ पे सोचते रहे, क्या मुशावरत करते रहे, क्या कुछ बातें होती रहीं बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर के दरमियान, फिर पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं जका अशरफ उनके दरमियान, हेड कोच हैं। अगर आपने इसी टीम को ऐलान करना था, आपने नसीम की जगह हसन अली को डालना था, तो फिर तो आपको उसी दिन टीम का ऐलान कर देना चाहिए था। और सबको ये पता था कि ना ही फ़खर जमान बार होंगे, ना ही शादाब बार होंगे और ये नायब कप्तान ही रहेंगे। तो वही टीम है, एक आपने ज़मान खान को जो है कुर्बानी का बकरा बनाकर जो है वो स्क्वाड से उठाकर जो है रिज़र्व में डाल दिया। मुझे ये बताएँ हसन अली माना कि पहले खेलते रहे परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी रही है और एक खिलाड़ी का साल डेढ़ साल से क्रिकेट में नहीं है, उसकी परफ़ॉर्मेंस कुछ नहीं है। वो अभी तक जो है वो ना कोई कैंप अटेंड कर रहा है, ना कोई वो ट्रॉफ़ी के मैचेज़ वगैरह खेला है। तो एकदम आप उसको जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ले आते हैं, तो ये क्या से एक तरफ बातें की जाती है कि ज़मान खान नया है और हसन अली तजर्बाकार है, उसने मेगा इवेंट खेले हुए हैं, उसने बड़े मैचेस खेले हुए हैं, वो जानता है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया अगर आपने ये चीज़ें करनी थी, तो उसी वक़्त आप कह देती थी कि हसन अली को हम ला रहे हैं और टीम चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो पता नहीं कौन-कौन से ऑप्शन दे दिए गए थे और फिर जो आपका ट्रैवलिंग जो आपने जो प्लेयर रखे हैं रिज़र्व में, आप उसमें ये देखें कि कौन से प्लेयर को आपने रखा है। लेग स्पिनर उसामा मीर भी है, लेग स्पिनर शादाब भी है, लेग स्पिनर जो है आपने अबरार को भी रखिए, मिनिस्ट्री टाइप का वो स्पिनर है। फिर आपने जो है आरएस को किस बेस पर टीम में रखा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अगर आप आरएस की जगह सरफराज अहमद को रख लेते, अभी आप ट्रॉफी के मैचेस में देखें, पहले राउंड में उसके 286 रन्स हैं, रन्स भी उसने किए हैं, विकेट भी कीपिंग भी उसने की है। तो आपने अगर स्क्वाड को मुतवाज़िन करना था, तो एक आध ऐसा तजुर्बाकार प्लेयर ज़रूर होना चाहिए था, जिसको भारत में जो खेलने का थोड़ा बहुत तजुर्बा तो हो। सरफराज भारत में खेल भी चुका है और उसके अलावा आपको एक कप्तान को अच्छे मशवरे भी दे सकता है, लेकिन समझ नहीं आता ये कौन टीम बनाता है, कैसी टीम बनती है, कौन इनको इंतजामुलक मशवरे बनाते देता हैं है इतने और लंबे फिर चौड़े अचानक पैसे मोहम्मद हफीज़ लेके, का बदी बाहर भाई चले ऐसे जाना, लंबे चौड़े ये भी पैसे मेरी लेके समझ में नहीं बनाते आया हैं ना कि फिर। शायद कोई हफीज़ की जी बातें नहीं कामरान मानेंगे। भाई, इस वजह टीम अनाउंस हो गई और कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई, हसन अली आ गए और कोई ऐसी तब्दीली नहीं हुई। सरफराज की भी बातें हो रही थी, अबरार की भी मेन स्क्वाड में बातें हो रही थी, जमान की भी हो रही थी, हुआ कुछ नहीं। जी अस्सलाम असलान और सबको भी बहुत शुक्रिया। देखिए देखिए बात हो रही थी तो उन बातों में भी कुछ दम था, ऐसे नहीं हो रही थी। लेकिन जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ इसी तरीके से होता है कि ये सब्जेक्टिव प्रोसेस ही होता है और कभी भी 100% हिस्ट्री नहीं होता। तो
यहाँ पर आप जिस तरीके से जो टीम सेलेक्ट हुई है, मेरे ख्याल में इस पे डिसएग्रीमेंट हो सकती हैं 1, 2 या 3 सेक्शंस के ऊपर, लेकिन ओवरऑल एक्सपेक्टेड ही और आपकी बेस्ट अवेलेबल स्क्वाड। कामरान भाई असल में थोड़ा फीडबैक आ रहा है। अच्छा चले, मैं उनसे कहता हूँ जरा वो आवाज़ उन्हें वापस जा रही है, जरा वो चेक कर लें, दोबारा बेशक कॉल कर लें। अच्छा शोएब जाट साहब, सर बड़ी डिले कर दिया हमने स्क्वाड को, और बगैर किसी वजह के इतना लंबा डिले, अगर यही स्क्वाड अनाउंस करना था तो। असलान देखें, आप और मैं ये बात पहले से कर रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी, और बिल्कुल ये खबर मैंने दी थी कि शादाब खान को जो है वो नायब कप्तान से हटाने पर गौर हो रहा है, और ये गौर हुआ भी, लेकिन कप्तान डट गए और इस वजह से वो जो है स्क्वाड में तो रहना ही था उन्होंने, लेकिन वो बतौर नायब कप्तान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। असल बात यह है कि ये स्क्वाड तो आपने एशिया कप में फाइनल कर लिया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको 5 सितंबर को जो स्क्वाड अनाउंस करना था आपने टाइम लिया और अब 22 सितंबर को आप आके जब स्क्वाड का ऐलान कर रहे हैं तो उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। आज चीफ सेलेक्टर ये फरमा रहे थे कि जी मैंने आके बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ नहीं करनी थी, ये टीम 6 महीने साल से चल रही थी इसी कॉम्बिनेशन के साथ, तो हमने इसी को आगे लेके जाना था। जब आपने उखाड़ पिछाड़ करनी नहीं थी तो फिर आप कौम को इसका जवाब दें कि आखिर आपने सबको इतना टांग के क्यों रखा, क्यों इतनी गॉसिप्स हुई। अगर आप पहले ही स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर चुके होते तो फिर ये जो इतने खिलाड़ी के वो आ रहा है वो जा रहा है, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, ये तमाम बातें ना होती। आपने खुद इन गॉसिप्स को जो है वो हवा दी, और वो गॉसिप्स जो है फिर वो टॉक ऑफ शोएब एक चीज आपसे पूछनी है, इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाह लेकर बैठे हैं, अगर टीम इतने साल से चल रही है तो उसी को अनाउंस करना है, वो तो मैं और आप भी कर देंगे, उसमें इतने पैसे लेने की क्या जरूरत है। देखिए बड़े नाम जो है ना उनके काम भी बड़े ही होते हैं, और वो बड़े काम के साथ बड़े दाम भी होते हैं, तो उन्होंने अपने दाम लगवा लिए थे। अब देखें वर्ल्ड कप के बाद साथ ही उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप उसको गौर से देखें, यकीनी तौर पे आपने देखा भी होगा, तो उसमें वो फरमा रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद जो है फिर हम कोई फैसला करेंगे। मतलब कि अभी फैसला नहीं किया तो फिर रिव्यू कमेटी का इजलास क्यों बुलाया था, फिर चीजों का पोस्टमार्टम क्यों किया गया था, फिर ये सारा तमाशा क्यों लगा था। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से रिव्यू कमेटी में जो सवाल हुए थे उनमें से चंद चीजें मैं आपको बता देता हूं। वहां पे सवाल हुआ कि मॉर्नी मार्कल जो बॉलिंग कोच हैं उन्होंने कहा कि जो मुझे स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत है, मैं पेसर्स के साथ अपना दिमाग लगा सकता हूं, मैं स्पिनर्स की परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं स्पिनर्स के साथ काम नहीं कर सकता, मैं पेसर्स के साथ काम कर रहा हूं, तो टीम के साथ स्पिन कोच होना चाहिए। तो जनाब आपके मिकी आर्थर साहब जो ऑनलाइन कोचिंग करके पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा एहसान कर रहे हैं, उन्होंने उसी टाइम कह दिया नो नीड एनी स्पिन बॉलिंग कोच। समझ रहे हैं, आपका बॉलिंग कोच कह रहा है कि जी आप स्पिन की परफॉर्मेंस से मुझसे पूछ रहे हैं, और जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो उनके लिए स्पिन बॉलिंग कोच रखे, मैं स्पिनरों को बॉलिंग नहीं सिखा सकता, और आपके टीम डायरेक्टर साहब फरमा रहे कि हमें जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से रिव्यू कमेटी में जब शादाब खान की परफॉर्मेंसेस पे सवालात उठाए गए और कहा गया कि जी उनसे बर्डन को कम करती हैं, मैं अपने अल्फाज दोहरा रहा हूँ, रिव्यू कमेटी में कहा गया कि शादाब के ऊपर से बर्डन कम करते हैं और उनको नायब कप्तान की जिम्मेदारी से आजाद कर देते हैं, वो स्क्वाड में रहें परफॉर्म करें। तो आपके कप्तान साहब ने फरमाया कि नहीं जी, हमें शादाब खान को अगर नायब कप्तानी से हटाएंगे तो वो मजीद प्रेशर का शिकार हो जाएंगे, मजीद दबाव का शिकार हो जाएंगे, तो इसलिए आप उनको नायब कप्तान जो है वो कंटिन्यू रखें। अगर एक खिलाड़ी जो है जब पाकिस्तान टीम में आया था, क्या वो नायब अच्छा शोएब, मैं जरा एक दो चीजें और है, बस एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, कामरान भाई ने मैं ज्वाइन के लिए एक दो चीजें और है उस पर भी बात करता हूँ। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो अंदर हुआ है, जो मीटिंग में हुआ है, फिर हफीज वाला मामला क्या है ये भी जानता हूँ। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। शोएब ने बहुत इंपॉर्टेंट और अंदर की काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, जिस तरह से मीटिंग और उसका अहवाल, हफीज़ वाले मामले पर भी आप हजरात से बात करता हूँ। पहले ज़रा कामरान भाई से उनका व्यू ले लें। जी कामरान भाई, टीम अनाउंस हो गई, कोई चेंज नहीं। यार वसीम जूनियर क्यों कैरी कर रहे हैं हम इतने लंबे अरसे से? कभी हमें वो ऑलराउंडर कह के बेच देते हैं, कभी कहते हैं जी वो बॉलर है। कोई बड़ी परफॉर्मेंस तो मुझे तो नहीं दिखाई दी वसीम जूनियर की ऐसी कि उसको हमने वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए रखना है। असलान देखें, वसीम जूनियर की जहां तक बात है, चलिए उसकी तो कुछ समझ में आता है हमें, क्योंकि वो स्क्वाड में रहे हैं, मैच भी खेले, एक मैच वहां पे फुल यूटिलाइज नहीं किया, वो एक अलग चीज है।
लेकिन उसके बाद हसन अली का आना ये थोड़ा सा एक डिबेटेबल सिलेक्शन है, क्योंकि जमान खान को आपने बुलाया, जमान खान खेले तो वो आपकी जो लिस्ट थी उसमें आगे थे। वो किस तरीके से हसन अली डायरेक्ट 15 में आ गए, या तो अगर उनको रखना चाहिए था तो आप ट्रैवलिंग रिजर्व में रख सकते थे, जमान खान को आप 15 में रखना चाहिए था। अगर आपकी प्रेफर्ड चॉइस थे जो आपने एशिया कप में भेजे थे, शाहनवाज रहानी को आपने कितना सारा ट्रैवल करवाया था और उसके बाद अब वो 18 में भी कहीं भी नहीं है। तो ये कुछ चीजें मेरे ख्याल में जो मैं पहले कह रहा था कि इसमें एक दो चॉइसेस के ऊपर तो बिल्कुल डिबेट हो सकती है, और सिलेक्शन तो भाई प्रोसेस ही ऐसा है कि इसमें कभी भी आप फुल कंसेंसस तो अचीव नहीं कर सकते। इसमें हम, मैं और आप भी बैठ के, या हम आप जो पार्टिसिपेंट भी हम सब मिलकर भी अगर बनाएंगे तो उसमें डिसएग्रीमेंट जो एक दो या तीन जो सेक्शन है उसके ऊपर रहेगा। लेकिन ओवरऑल तो एक्सपेक्टेड स्क्वाड ही है और वही स्क्वाड जा रहा है। इसमें वही आप कह सकते हैं कि शादाब की परफॉर्मेंस को देखते हुए और उसामा के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आपको अबरार को आप 15 में ला सकते थे, मे बी आप उसामा को ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर मूव कर सकते थे। अगर इतना आपको कॉन्फिडेंस था तो जो श्रीलंका की जो कंडीशन थी वहां पे आपने उसामा को नहीं खिलाया, तब आप कैरी कर रहे हैं, तो वो चीज समझ में नहीं आ रही है। और सही मशरफ को आपने किस बेसिस के ऊपर इसी तरीके से आपने ड्रॉप किया, और इन द कॉन्टेक्स्ट के हसन अली को आपने किस बेसिस के ऊपर सेलेक्ट किया, ये चीज थोड़ी सी डिबेटेबल है मेरे ख्याल में। बल्कि थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा है। बदी भाई, हफीज़ का क्या मामला रहा भाई? कैसे टेक्निकल कमेटी से अलग हो गए और गैर ज़रूरी तौर पे कुछ लोग खबरें देते रहे कि हफीज़ ने ये कहा, फिर उन्हें अपनी खबरों से भी पीछे जाना पड़ा। अजीब अजीब फाख्ताएँ फिर रही हैं मार्केट में। देखिए साहब भाई, हफीज की अगर बात करें तो हफीज बिल्कुल साफ को इंसान है। जब भी उनसे आप बात करें तो वो जो है मुंह पे जो भी बात होती है वो कह देते हैं। मुझे ये लग रहा है कि जो इनकी दो दिन मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जो बातें हुई हैं खासतौर पर जो टीम के हवाले से, जो तब्दीलियों के हवाले से, तो उसमें खासतौर पर जो है साबिक कप्तान ने अपना इनपुट लाजमी दिया होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद ना मानी गई हों, जिसकी से हफीज जो हैं वो समझ रहे हों कि अगर ये चीज़ नहीं करनी तो हमें जो टेक्निकल कमेटी में रहने का फ़ायदा क्या है, जब उनकी कोई सजेशन या कोई उनका मशवरा माना नहीं जाता। मुझे तो ये लग रहा है। लेकिन देखें, हफीज़ की हम पहले भी बात कर रहे थे कि हफीज़ ने कहा कि और अब भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, और जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो वो मशवरा देने के लिए भी तैयार हैं, और बहुत सारे जो बोर्ड के मामला में उनकी जरूरत पड़ी तो वो उनके साथ होंगे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि टीम की, अभी अगर आप इंजमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे तो उन्होंने खुद ही जो है, अभी शुएब बात कर रहे थे, उन्होंने खुद इतराफ़ किया कि एशिया कप के दौरान या कितने मैचेस में हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक जो है वो मिडिल में हमें विकेटें लेकर नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऊपर के हम फास्ट बॉलर तो 3 से 4 आउट कर देते हैं, लेकिन बीच में ऐसी पार्टनरशिप लग जाती है जिसकी वजह से दूसरी टीमों को आउट करना मुश्किल हो जाता है। बीच में अगर स्पिनर जो है 3 से 4 विकेटें लेके दे दें तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसी बात पर तो जो ये शुएब कह रहे हैं कि स्पिन बॉलिंग कोच का कहा गया था, तो चीफ सेलेक्टर साहब से ये कोई पूछेगा कि आपने ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं रखा कि एक स्पिन बॉलिंग कोच जो है वो टीम के साथ जाता भारत में, और वहाँ की कंडीशन कैसी होगी आपको पता है। और भारत ने पाकिस्तान टीम को देख लिया है, उनके पेस अटैक को भी देख लिया है, उनके स्पिनर को भी देख लिया, उनके बल्लेबाजों को भी देख लिया है, और वहाँ जिस तरह की वो कंडीशन होगी या जिस तरीके के उनको सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा, वहाँ की जो पिचेस होंगी वो आपके सामने है। आपका मैच अफगानिस्तान से जिस मैदान पर है वो सारी स्पिनिंग कंडीशन है। आपका मैच जो है वो जो भारत से है उसमें भी ज़्यादातर जो फेवर होगी वो भारतीय बॉलर्स को होगी। तो मेरे ख्याल में आप जो है टीम अनाउंस जब करते हैं, वही वाली बात आप वाली बात है कि कितने दिन से हम कह रहे हैं भाई, अगर आपने चेंजिंग नहीं करनी तो फिर उसी वक्त ऐलान कर देते। हसन अली को लाने का मकसद वही है जैसे फ़हीम अशरफ को लेके आगे थे, और हम सब बातें कर रहे थे जी कि फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस कुछ नहीं है और एशिया कप में डाल दिया। यही हसन अली का मामला है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन पसंद जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर कहा कि अगर हसन अली फिट होते तो मैं मोहम्मद जमान को हम ना भेजते एशिया कप में, हसन अली पहली चॉइस होते। तो यार ये आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आप एक खिलाड़ी जो यहाँ से सफर करके जाता है, एक दिन का गैप के ऊपर मैच खेलता है और आपको इतनी अच्छी बॉलिंग भी कर दे के देता है, और उसके बाद उसको आप रिजर्व में डाल देते हैं, तो क्या मुझे बताएं हाँ टीम जी, के फिर और बाद भी फिर क्या होगा? और उसके साथ दूसरा ये बाबर बिहेवियर भी आजम अच्छा की नहीं है शताब ना। की। ये बात भी कहना कोई अच्छी है कि आपने एक प्लेयर को ले गए और कह रहे हैं जी आप हमारी पहली चॉइस नहीं थे, हसन फिट होता तो वो जाता। बिल्कुल सही बदी भाई जी, अग्री। मैं जरा शुएब, ये हफीज वाला मामला क्या हुआ है? देखें,
पे मैं कमेंट करने से पहले मैं हसन अली के मुतालिक बात करना चाहूंगा। हसन अली की ही सिलेक्शन बनती थी। आप जब मेगा इवेंट के लिए जा रहे हैं तो आप फ्रेश लेग्स के साथ नहीं जा सकते। आपने देखा कि जमान खान जो है वो फ्रेश लेग के साथ आप गए, तो एक तो 6 विकेट की परफॉर्मेंसेस थी उनकी, लिस्ट ए की, उससे आपने उनको सिलेक्ट कर लिया, जो बहुत बड़ी नाइंसाफी थी पाकिस्तान के उन डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स के साथ जिन्होंने विकेट के अंबार लगा के रखे हुए हैं। उनको आप लेकर नहीं जाते और अपने जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया के चक्कर में, या कह दें कि एक लॉबी के चक्कर में आप जो है वो जमान खान को ले जाते हैं। और फिर देखा जमान खान के, आपने देखा कि डेथ ओवर का जो उन पे बहुत ज्यादा बात करते थे, तो आखिरी ओवर में वो फील्ड के मुताबिक बॉल नहीं कर सके, जिसका इजहार मैं नहीं कर रहा, बाबर आजम कप्तान बता रहे थे कि जहां पे हमने फील्ड सेट की थी, जो डिलीवरी उनको कहा था वो नहीं कर सके। तो वो एक डिलीवरी नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए फाइनल का चांस मिस उस डिलीवरी के साथ हो गया था। तो हसन अली एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, अगर वो फिट होते तो यकीनी तौर पे एशिया कप में भी अपना इंपैक्ट डालते और अभी वर्ल्ड कप में भी जाके उनका इंपैक्ट आपको नजर आएगा। देखिए, आप समझें कि पिछले 6-8 महीनों में पाकिस्तान जो मुश्किल से दो चार है वो ये है कि मिडिल ऑर्डर में उसको विकेट नहीं मिल पा रही। इसी तरीके से हसन अली का आप करियर देख लें कि मिडिल ऑर्डर में हमेशा विकेट जो है वो हसन अली आपको दिलवाते रहे हैं। तो ये एक अच्छी इंडक्शन है जिसे हमें बैक करना चाहिए। अब आ जाए आप मोहम्मद हफीज की तरफ। बिल्कुल, मोहम्मद हफीज ने कोई एक दो सजेशन नहीं की, जो मेरी इत्तलात हैं, जो किसी के जराए बताते हैं, वो ये कहते हैं कि मोहम्मद हफीज ने डोमेस्टिक में भी कुछ जो है वो तजावीज की, मिसबाह के साथ मिलकर दोनों ने ये तजावीज दी थी कि एक रीजन का खिलाड़ी उसी रीजन से खेलना चाहिए। अब कोयटा हमेशा ये बात करता है कि जी हमारे खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जाता है, और कोयटा की टीम में हसीबुल्लाह नहीं खेल रहे बल्कि वो मुल्तान से आकर खेल रहे हैं। कराची की टीम में आप देखें हैदराबाद और अंदरूनी सिंध के लड़के खेल रहे हैं, लाड़काना के लड़के खेल रहे हैं, लाहौर की टीम में बाहर के लड़के खेल रहे हैं। तो ये उन दोनों की जो है वो थी सिफारिशात थी कि रीजनल में रीजन के ही खिलाड़ी खेलने चाहिए ताकि उस रीजन का टैलेंट भी सामने आए और किसी के साथ नाइंसाफी भी ना हो। साथ ही उन्होंने ये तजवीज की कि जो डोमेस्टिक कोचेज हों वो एक स्ट्रेटजीज के तहत उनको लगाया जाए, ऐसे नहीं कि किसी को कहीं पे भी लगा दिया जाए। तो ये उनकी सिफारिशात नहीं मानी गई। फिर रिव्यू कमेटी का जब इजलास रखा गया तो तब भी, उससे पहले भी उन्होंने कंसर्न का अपने इजहार किया था कि जो हम कहेंगे वो माना जाए, तो ये रिव्यू कमेटी का इजलास रखा जाए। रिव्यू कमेटी का इजलास रखा गया, उनमें उन्होंने जो इतराजात किए, हैरत की बात यह है कि टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर हो, टीम कोच ग्रांट ब्रैडबर्न हो, टीम बॉलिंग कोच मार्टिन मार्कल हो, या टीम कप्तान बाबर आजम हो, चीफ सेलेक्टर साहब ने तो सहमति नहीं की थी इस इजलास में आने की कि वो क्योंकि किसी को जवाब देना पसंद नहीं करते। तो इन सब लोगों ने, मिसबाह और मोहम्मद हफीज ने जितने भी एतराजात उठाए थे, सब पे एडमिट किया था कि हाँ उनकी गलती है, उन्होंने सही तरीके से जो है वो कुछ स्पॉट पे सही तरीके से फैसले नहीं कर सके, कुछ जगह पे बेंच स्ट्रेंथ आजमाई जा सकती थी वो नहीं आजमाई। और फिर देखें अभी बहुत ज्यादा रोना पीटा जा रहा है कि जी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने ट्रैवलिंग बहुत की थी जिसके असरात उन पे आगे, और लीग बहुत ज्यादा खेल ली थी। तो याद करें कि अभी चंद दिन पहले यही मैनेजमेंट जो है वो हमें राज सुना रही थी कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी श्रीलंकन लीग खेल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी अफगानिस्तान में श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हैं, इससे वो कंडीशन पे यूज होंगे जिससे एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों में फायदा होगा। तो फिर फायदा तो नहीं हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तान को इंजर्ड हो गए यार सारे बॉलर्स, शोएब इंजर्ड हो गए, इंजरियां भरी पड़ी हैं हमारे पास, एक नया मसला खड़ा हो गया बिल्कुल वर्ल्ड कप के करीब जाके। आपका मेजर बॉलर है नसीम, जो कि स्विंग करता है, हर कंडीशन पे स्विंग करता है, अब हम उससे महरूम होकर बैठे हुए हैं। अब हारिस रऊफ शुक्र है कि थोड़ा फिट हुआ है तो मामला कुछ हौसला आ रहे हैं कि शाहीन के साथ चलो एक तो और पेसर है ना जो थोड़ा लंबे अरसे से ट्रैवल कर रहा है, टीम ने कैरी कर रखा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अब ज़रा सलमान अली आगा पर भी बात करूँगा, और फिर मैं जिसकी बात पहले भी कर रहा था वसीम जूनियर की, कि उनका यूटिलाइजेशन है क्या, इन दो लोगों को कैसे यूटिलाइज करेंगे हम और कहाँ करेंगे, और अगर हम इफ्तिखार सलमान को खिलाते हैं तो क्या खिलाएं उनको, पार्ट टाइम बॉलर्स खिलाएं, बैट्समैन खिलाएं, करें क्या, क्योंकि ये दोनों एक ही पोजीशन के तकरीबन प्लेयर है। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। कामरान भाई, हमारे पास दो प्लेयर, एक तो सलमान अली आगा और एक वसीम जूनियर, क्या यूटिलाइजेशन है इन दोनों की, ज़रा मुझे बताएं, बतौर एक्सपर्ट ज़रा समझना चाहूँगा। दूसरा ये कि हर टीम तैयारी करती है यार, इंडिया को देखें, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई खेल रहे हैं, और वो ओडीआई खेल रहे हैं अपनी बेंच स्ट्रेंथ के साथ, ताकि जो वर्ल्ड कप का बाकी स्क्वाड है अगर ऊपर नीचे हो जाए, कोई इंजर्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो उसको भी टेस्ट कर लें, वो देख लें कि भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं तो पता चल जाए हमारे प्लेयर्स में कितना दम है। अरसलान, सवाल आपका अच्छा है।
इसमें जो सलमान अली आगा की जो आपने बात की है, देखें उसकी जगह पे पाकिस्तान टीम में एक बॉलर बनता है, खासतौर पे जो शादाब की अभी जो और स्पिनर्स की मिडिल ओवर्स की जो कंसर्न आपको चल रही है, अगर आपने यूटिलाइज करना था तो वहां पे उसामा मीर को आपने नहीं खिलाया और फिर भी आप रिटेन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट नजर आता है सिलेक्शन कमेटी में और जो टीम मैनेजमेंट है, कप्तान और वाइस कप्तान या जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो मैनेजमेंट होती है। वसीम जूनियर और नवाज मेरे ख्याल में एक ऑल्टरनेट खेलेंगे, जहां पे अगर आपको पेस कंडीशन में नहीं तो एज ए पेस ऑलराउंडर वसीम जूनियर खेलेंगे 3 पेसर्स के साथ, और जहां पे थोड़ी स्पिनिंग कंडीशन हुई तो वहां पे नवाज को खिलाया जाएगा, इसलिए उनको रखा गया है। लेकिन अरसलान, जो यहाँ पे एक और अहम बात है सिलेक्शन के अंदर, वो ये है कि आपके पास 15 में कोई बैकअप विकेट कीपर नहीं है। हारिस जो है उनको ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर मूव कर दिया गया है, और जो ये पाकिस्तान को अगर सब कुछ सही चलता है तो तब तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यहाँ पर आपको अगर रिजवान को ड्यूरिंग अ मैच अगर कोई इंजरी होती है या फिर वो कुछ मैचेस के लिए अगर अनअवेलेबल होते हैं तो आपको शायद बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, और ये वो फाइन गैप्स होते हैं जो आपको शायद टूर्नामेंट में क्वालिफिकेशन भी कॉस्ट कर सकते हैं। लंबा टूर है, और जो अभी रिसेंटली हमने रिजवान को भी जो कीपिंग करते हुए देखा है, तो अक्सर औकात हमने ये फील हुआ है कि उनके कभी वो हाथ पे उनको लगती है या कुछ इंजरी की आपको लगती है कि वो कैरी कर रहे हैं या उस तरीके से शायद वो नहीं है, मैनेज कर रहे हैं। इतने लंबे टूर्नामेंट के अंदर, इतनी ट्रैवलिंग के अंदर वो क्या मैनेज कर पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। और इसमें जो अहम जो चीज समझने की है वो ये है कि हारिस ट्रैवलिंग रिजर्व है, वो सिर्फ उस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं जब 15 में से कोई एक प्लेयर बाकी सारे टूर्नामेंट के लिए अनअवेलेबल हो जाए, और वो भी सब्जेक्ट टू टेक्निकल कमेटी होगा कि जब वो ये कन्विंस हो जाए कि ये प्लेयर अब रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। उसके बावजूद अगर आप हारिस को खिलाते हैं तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली आपको रिजवान बाकी पूरे टूर्नामेंट के लिए आपको अनअवेलेबल करने पड़ेंगे, दोबारा एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। एक ही वक्त में हारिस और आप रिजवान को नहीं खिला सकते, या 15 के स्क्वाड में आप नहीं रख सकते। ड्यूरिंग द मैच अगर ये चीज होती है, ये टेम्पररी, अगर इमाम के साथ आप जा रहे हैं तो वहां पे पाकिस्तान टीम की जो एक जो प्रॉब्लम है वो आपकी हाईलाइट होती है कि बाकी सारी टीम्स के रूल चेंज हो चुका है, अब सब्स्टिट्यूट भी विकेट कीपिंग कर सकता है, कंकशन रूल भी है। अब कंकशन की सिचुएशन हुई तो आप किसको लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट कौन है इस वक्त रिजवान का? कोई भी नहीं है। हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, लेकिन देखिए प्लानिंग यही होती है कि आप हर सिनेरियो के लिए प्लानिंग करते हैं। इसका सोल्यूशन ये था इन हालात में आपको सरफराज अहमद जो आपके जिनको तजुर्बा भी है, वो बैकअप विकेट कीपर और बैकअप मिडिल ऑर्डर दोनों स्लॉट फिल कर सकते थे। हारिस को आपने जो सिलेक्ट किया है, अभी जो परफॉर्मेंस उनकी रही है वो ठीक है, वो फ्यूचर के स्टार हैं, जो T20 के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन कामरान भाई T20 में किया, मैंने बैटिंग देखी है कामरान भाई, बड़ी ही माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत टैलेंट अपनी जगह होता है यार, वो अभी उसका ना पाँव ना सर ना हाथ, उसके तीनों चीज़ें अपने काबू में नहीं है। आपने वनडे में उसकी बैटिंग देखी यार, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है वनडे कैसे खेलते हैं, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक होता है बैटिंग का, मुझे नहीं लगता कि वो उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आपने ये करना भी था तो आपको यहीं पे तो आपने वो गैप अपना क्रिएट किया ना, क्योंकि हारिस को आप एज ए मिडिल ऑर्डर आप इतना केपेबल बैट्समैन नहीं समझ रहे। ये एक सवाल है डिसीजन मेकर्स के लिए भी, अगर हारिस को बैटिंग पे प्रेफरेंस दी जा रही है में डाल दिया है कामरान भाई, आपके सवाल ने भी जो आप बात कर रहे हैं ना, उसने भी एक नया मसला मेरे ज़हन में तो खड़ा कर दिया। वाकई में वो ट्रैवल रिजर्व है, जब तक फिर यहाँ तो पूरा टूर्नामेंट वो खेले या पूरा टूर्नामेंट वो खेले। बदी भाई ये अब एक नया मसला। अच्छा, दूसरी तरफ जो इंडिया है, आप देखिए किस तरह से तैयारी कर रही है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरी अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं। KL राहुल कर रहा है कैप्टनसी, पांड्या भी नहीं है उसमें। असलाम भाई देखिए, हम कब से ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको हमने कभी आजमाया ही नहीं। जिन खिलाड़ियों को हम, चाहे वो एशिया कप हो, जो किसी सीरीज के साथ हो, हम लेकर जाते हैं, या अपने मुल्क में हम कुछ सीरीज खेल रहे हो तो उनको अपने साथ रखते तो हैं, बेंच पे बिठाते हैं तो, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं करते। जब तक आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि यार
कि अगर बाबर नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट में ये है, अगर इफ्तिखार नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट में ये है, इमाम नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम किसको लें? हमने कभी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाई नहीं। आप नेपाल जैसी टीम के खिलाफ भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को अगर नहीं आजमा सकते तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ अपनी बेंच स्ट्रेंथ को कैसे आजमाएंगे। आप डर के खेलते हैं, जब डर के आप खेलेंगे, खौफ से क्रिकेट खेलेंगे तो कभी भी आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी शुएब बात कर रहे थे कि हसन अली ने बहुत सारे मैच जितवाए, मिडिल ऑर्डर में जो है वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। मुझे ये बताएं, चीफ सेलेक्टर खुद कहते हैं वो नई बॉल का जो है वो अच्छा बॉलर है, इसी वजह उसको हमने शामिल किया है मिडिल ओवर में। तो उसको मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है। फहीम पे बात कर रहे थे, सबको वो कर रहा था कि यार फहीम को लेके आगे। हसन अली को आप एक बंदे ने अगर 6-7 महीने 8 महीने से क्रिकेट ही नहीं खेली तो एकदम से उसको अगर लेके आएंगे और वर्ल्ड कप जैसे मैच में पहले मैच से उसको इन करेंगे, क्या वो वही वाली परफॉर्मेंस दे सकेगा? देखिए, माजी की परफॉर्मेंस, मुस्तकबिल की परफॉर्मेंस या अभी जो चल रहा है उसमें आप परफॉर्मेंस को देखा भी तो करें। ये नहीं होता। फिर आपने अगर हसन अली को डालना ही था तो वही आप वाली बात है कि भाई उसी टाइम डाल देते ना, कहते भाई जमान नहीं है, हसन अली है, ये हमारा स्क्वाड है। 5 से लेके 22-17 दिन आप किस चीज का इंतजार करते रहे? और जहां तक शादाब की बात है, अभी मैं आपको बता रहा था कि शादाब के पिछले 8 मैचेस में 10 आउट हैं और 8 मैचेस में 130 रन उन्होंने किए हुए और 103 रन। और दूसरा, अगर फकर की तरफ जाएं तो वहां से 10 मैचों में एक 50 नहीं किया। तो ऐसे आप स्क्वाड के साथ जा रहे हैं जहां पर वहां को कंडीशन मुख्तलिफ होगी, वहां पर हर चीज आपके लिए नहीं होगी। आपके पास आप क्रिकेट जो है वही वाली अपनी पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। इंग्लैंड मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है, सभी मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं। आपके तो ऊपर से 3 आउट हुए, आप जो बैकफुट पे चले जाते हैं और आपसे तो सिंगल डबल भी नहीं निकल रहे होते हैं। यहाँ आपको जो है एक ऐसा मिडिल ऑर्डर पे बैट्समैन चाहिए जो आपको सिंगल डबल के साथ जो है 50 ओवर खेल ठीक हो सके। गया। चौका चले छक्का बदी भाई, जरा शोएब का भी इस पे, शोएब यही बात यार, इंडिया खेल रही है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम अब ये सोच रहे हैं कि बेंच स्ट्रेंथ तो टेस्ट ही नहीं की। देखिए, पहले तो हसन अली का वली भाई को बहुत ज्यादा प्यार हो गया हसन अली से, तो मुझे इस पे जवाब देना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी हसन अली जो है वो टॉप विकेट टेकर थे और वो कहाँ विकेट लेते थे, मेरे ख्याल से वली भाई को देखना होगा। उसके अलावा भी वो जब रिसेंट पास में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो जो अपोनेंट होते थे उनके मिडिल ऑर्डर को बड़े आराम से उड़ा लेते थे। अब आ जाए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे, दूसरे क्रिकेट खेल रहे हैं तो कैसे खेल रहे हैं। बात यह है, हमारा सबसे बड़ा शिकवा यह है कि हमने क्रिकेट कम खेली। मेरे नजदीक इससे बड़ा शिकवा ये होना चाहिए कि हमने जितनी भी खेली मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेली। आप बताएं कि हमें 300 के लाले पड़ जाते हैं और वो 400 रन के करीब चली जाती हैं। आपके आखिरी 10 ओवर में आपसे 70 रन नहीं बनते, दूसरी टीम में पौने 200 रन आखिरी 10 वेल सेड शोएब, वेल सेड। मादरत वक्त की कमी थी शोएब, वेल सेड, वेरी वेल सेड। के शिकवा ये नहीं है कि हमने कम क्रिकेट खेली, शिकवा ये जितनी भी खेली वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेली। कामरान मुजफ्फर साहब बहुत शुक्रिया आपका, शोएब जट साहब बहुत शुक्रिया आपका, बदियुज़्ज़मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।